मेरा ये एक टारगेट था कि एक अच्छा पत्रकार बनना और अच्छा लेखक बनना। जीवन के 23 वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ हमने काम किया कि पंजाब की जो राजनीति है 2-3 परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है और जब तक वो घूमती रहेगी तब तक पंजाब का भला नहीं होगा। ये पठानकोट जो शहर है एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी संभावनाएं यहाँ उपलब्ध है। तो मैं मानता हूँ दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग पिछले 10 सालों से चयनित हो रहे हैं ना, उनके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है इस क्षेत्र के। ये दुर्भाग्य की बात है। पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता। आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। जो कल थे वे आज नहीं हैं, जो आज हैं वे कल नहीं होंगे। होने ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, यह भ्रम भी सदा पलता रहेगा। सत्य क्या है, होना या ना होना, या दोनों ही सत्य है। जो है उसका होना सत्य है, जो नहीं है उसका ना होना सत्य है। आप अपना नाम और अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे? मेरा नाम सुनील अचलेश महंत है और पठानकोट से मेरी ग्रेजुएशन हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से आप शास्त्रीय राजनीति में रहे हैं, जिसे हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी कहते हैं जी। तो इसमें आपका कैसे आना हुआ? देखिए, ऐसा था कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आना ऐसा कोई निश्चित था, ऐसा नहीं था, कोई जीवन का कोई लक्ष्य था ऐसा। लेकिन हाँ, सोशल एक्टिविज्म में जो है रुझान बचपन से ही था और जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में जाना और सक्रिय रूप में वहाँ काम में रहना। चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही छात्र संगठन था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो जब संघ के साथ जुड़ना हुआ तो फिर व्यवस्थागत दृष्टि से आपके हिस्से में जो काम आता है वो आपको वहाँ करना होता है। तो इसलिए मेरे हिस्से में वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम आया और हम उस काम को सेवा भाव से करते गए। और फिर कुछ वर्षों के बाद हमें अनुभूति हुई या हमें समझ में आया कि भाई ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है और हम छात्र राजनीति में हैं। जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में जब भी कोई होता है तो उसके लाइफ का कोई एम गोल होता ही होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। जब आप अपनी उस लाइफ में थे तो आपका क्या एक गोल था, आज आपका क्या लक्ष्य है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि व्यक्तिगत अपने लिए मेरा मानना है और सामान्यतः मैं देखता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन होता है ना, उसकी परिस्थितियाँ हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती है। तो बहुत सब लोगों के जीवन में उनके परिवार की तरफ से उनको दिशा इस प्रकार से होती है कि व्यक्ति अपना जीवन का लक्ष्य तय कर लेता है। और मोस्टली हम देखें कि ऐसे परिवार होते हैं कि जहाँ पर स्टूडेंट जो होता है वो कंफ्यूज रहता है, या परिवार की तरफ से मोस्टली हम कह सकते हैं कि उसको लाइफ में क्या करना। तो इस तरह के बोझ तो उसके दिमाग में होते हैं। परिवार का हर सदस्य उस पर कोई ना कोई अपना विचार जो है उसके दिमाग पर रखता है, बोझा उसको ढोना पड़ता है। तो चूँकि मैं एक बिजनेस फैमिली से था तो हमारे लिए तो प्रेशर सिर्फ बिजनेस का ही था। तो लेकिन लिटरेचर्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा, साहित्य में पढ़ना, और कह सकते हैं कि मेरा ये एक टारगेट था कि एक अच्छा पत्रकार बनना और अच्छा लेखक बनना, तो जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि समाज के विषयों को जागृत करना, समाज की दिशा बदले, समाज की कुरीतियाँ दूर हों। तो इस दृष्टि से मेरा जब मुझे अनुभूति हुई कि हाँ भाई जीवन में कुछ लक्ष्य होता है, जब लोगों को देखना, जैसे आपने मुझसे पूछा, तो ऐसे लोगों से जब लोग पूछते थे तो हम सोचते थे कि भाई जीवन में कोई लक्ष्य होना होता है। तो फिर देखा हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, तो यही था कि भाई एक अच्छा पत्रकार बनना जो देश हित में, राष्ट्र हित में, और कह सकते हैं कि पत्रकारिता के जो वैल्यूज़ होती हैं उसको लेकर के आगे बढ़ना। तो ये एक जीवन का लक्ष्य किसी समय तय हुआ और उस दिशा में हमने प्रयास भी किया, पढ़े भी। प्रोफेशनल इसको शुरू करना नहीं करना, तो फिर मैंने वही बात कही ना कि परिस्थितियाँ फिर दूसरे ट्रैक पे हमें ले गई।
जैसे कि 2015 में आपने एक युवा नेता के तौर पर चीन में भारत को रिप्रेजेंट किया था जी। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए 2015 में सामान्य देखिए हम पठानकोट में रहने वाले हैं, ये गाड़ी हाथा गली मोहल्ला ये घूमना, हम तो इसी स्तर के लोग हैं। तो जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया लंबे समय, तो 2015 के अंदर भारत सरकार ने यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम, तो उनका युवा और खेल मंत्रालय का कोई कार्यक्रम था, जिस माध्यम से कुछ लोग भारत के जो यूथ लीडर्स हैं वो चाइना में जाएंगे, चाइना के कुछ यूथ लीडर्स भारत आएंगे, तो ऐसा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम था। तो मेरे ख्याल में वो 5 वर्षों में एक बार या 3 वर्षों में ऐसी कोई योजना होती है। 2015 के अंदर भारत सरकार ने ये जो युवा डेलीगेशन चाइना भेजा, तो उसमें मुझे पंजाब से जो 1-2 लोगों का चयन हुआ, तो सौभाग्य है और ये विद्यार्थी परिषद के ही माध्यम से हुआ है कि चाइना में जाने का जो है अनुभव हमें मिला। और चाइना में जाने के बाद मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि देखिए जैसे हम सोचते हैं कि वहाँ जा कर के हम जो सोच करके गए थे कि हमें इस प्रकार से इन चीज़ों को देखना समझने का मौका मिलेगा, लेकिन वैसा वहाँ हुआ नहीं। वहाँ का इंडस्ट्रियल सेटअप, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का हेल्थ, वहाँ का यूथ, वहाँ का स्किल डेवलपमेंट, तो इस तरह की कैसे चाइना के अंदर जो था ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, हम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जो है वो कह सकते हैं कि इकोनॉमी के रूप में वो उभरे हैं। तो उस दृष्टि से वहाँ जानने का हमने प्रयास किया, लेकिन वहाँ की जो सरकार थी उसकी मंशा नहीं थी कि इस प्रकार की चीज़ें हम वहाँ से समझ करके देख करके निकल करके आएँ। तो हमारे ही प्रयास हुए कि हमने वहाँ जो उनका शेड्यूल था उसमें से इधर उधर जा करके हमने कुछ चीज़ों को समझा। अन्यथा हम जैसे IIT से IIM से जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हुआ था, तो टोटल मिला करके चाइना का वो कार्यक्रम जो था वो टूरिज्म का ही था। लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी चीज़ों से वहाँ क्या जो कह सकते हैं कि यूथ जो था वो किस प्रकार से वहाँ ग्रो करते हैं, उनका शिक्षा का जो ढांचा है, तो टोटली उनकी जो शिक्षा 99% वो स्किल्ड एजुकेशन के ऊपर निर्भर करती है। तो इस तरह की चीज़ें हमने वहाँ अनुभव में लेकर के सुनने में आता है आप सामाजिक जीवन में बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं जी। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? जी ज़रूर। देखिए ऐसा है कि मैंने पहले आपको बता ही चुका हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना हुआ, उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ लंबा समय कह सकते हैं कि जीवन के 23 वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ हमने काम किया। देश के लगभग हम कह सकते हैं कि सभी राज्यों में हमारा जाना हुआ। पंजाब के बहुत सारे महानगर हैं जहां हम कह सकते हैं कि एक विस्तारक के नाते हमने काम किया, बहुत सारे आंदोलनों में सहभागिता की, लीड किया। जैसे कि अमृतसर का एक गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो बहुत लंबे समय वहाँ लक्ष्मीकांता चावला लेकर के बहुत सब लोगों ने संघर्ष किया। और मैं मानता हूँ कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए अमृतसर का वो गवर्नमेंट कॉलेज जिसके लिए वहाँ 40 साल संघर्ष होता रहा, तो मेरे वहाँ विस्तारक रहते वो आंदोलन परिषद ने मेरे हाथ में दिया और परिषद के ही कारण हम सफल हुए और आज वो गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ निर्मित है और वहाँ 2000 विद्यार्थी जो कि 10+2 के बाद पढ़ते नहीं थे, आज उनको पढ़ने का विकल्प वहाँ उनके पास है। तो इस प्रकार से उसके बाद फिर बहुत सारे और सामाजिक संगठन थे, जैसे नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये कह सकते हैं कि एक कोऑपरेटिव है, युवा कोऑपरेटिव है। तो ये भी यूथ मिनिस्ट्री और कोऑपरेटिव के साथ मिलकर के देश के युवाओं को किस प्रकार से रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। तो रोजगार का क्षेत्र मात्र एक सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी नहीं है, या मूल रूप से कोई सर्विस ही नहीं है। हम जो है बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में सोचते ही नहीं हैं। तो यूथ उन विषयों को सोचे और वो आत्मनिर्भर हो, तो ऐसे काम नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से होते हैं। तो उसका भी पंजाब का इस समय मेरे पास जो है कन्वीनर के नाते दायित्व है। और एक मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर उनकी एक सोसाइटी है, नेशनल एजुकेशन कल्चर सोसाइटी, तो उसमें भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के नाते मैंने 5 साल उनको सेवाएं दी हैं। क्योंकि वो मैं कह सकता हूँ कि प्रोफेशनल था काम सारा, लेकिन फिर भी उनके जो कार्यक्रम थे भारत सरकार के, उन कार्यक्रमों के माध्यम से भी हमने उन कार्यक्रमों को ज़मीन तक पहुंचाना, लोगों को उसका लाभ मिले,
इस प्रकार की एक प्रबंधन, कुशल प्रबंधन के साथ उसको किया है और वो संस्था हमें फिर से कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन समय की कमी के कारण हमने उसको मना किया, क्योंकि प्रोफेशनली वो इस बार ज्वाइन करना चाहते थे, तो लेकिन हमने उसको मतलब तवज्जो नहीं दी। उसके अलावा बहुत सारे और सामाजिक, धार्मिक, ऐसे बहुत सारे संस्थाएं, संगठन होती हैं, हर सामाजिक जीवन के व्यक्ति के जीवन में होती हैं। तो उसी प्रकार जैसे वो लोग करते हैं वैसे समाज योगी आदित्यनाथ जी के विश्व हिंदू महासंघ और युवा हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष का पिछले दिनों आपको जो पद मिला है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, ऐसा होता है कि समाज के अंदर बहुत सारे संगठन जो है वो काम कर रहे होते हैं और बहुत सारे संगठनों में बहुत से लोगों ने योगदान दिया होता है। तो योगी आदित्यनाथ जी, मैं नहीं मानता, भारत की जनता मानती है कि हमारे देश के अंदर मतलब एक ऐसे युवा सन्यासी हैं जिन्होंने राजनीति के अंदर अपने पक्ष को, राष्ट्रीयता के पक्ष को बड़ी मजबूती से रखा है। तो उस दृष्टि से राजनीति के अंदर आज वो हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य जिसको वो लीड कर रहे हैं, और अगर हम उस राज्य को अलग से सोचें तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा एक देश हो सकता है। तो एक सन्यासी व्यक्ति हैं और उनके भी अपने विचार हैं, वो भी इस देश को इसकी देश की व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं और इस देश की जो संस्कृति है उसके अनुसार इस देश की प्रगति हो, उनका अपना एक विज़न है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने भी अपने कुछ संगठन जो हैं उनके जो काम में, समाज के काम में लगे हुए हैं। तो किसी माध्यम से उनके साथ संपर्क था, तो उनका आग्रह उनकी जो टीम थी उनका आग्रह पिछले 3-4 साल से था कि हमें आप यहाँ तो दिल्ली में, तो यहाँ आप पंजाब में, हमें आपकी सेवाएं चाहिए, आपका अनुभव चाहिए। तो मैं उनको, चूँकि जिस संगठन का दायित्व मेरे पास था, तो वहाँ से हम हमारी इच्छा से छोड़ सकते हैं, ऐसा मतलब होता नहीं है। सामान्यतः कह सकते हैं ना कि समर्पित भाव से वहाँ काम करना, जब वो जो तय करेंगे तब। तो मैंने वहाँ भी बात रखी, तो ये सब चीज़ें सारी घूमती हुई, फिर हम कह सकते हैं कि एक बार इतना प्रेशर हो गया उनका कि इस बार उनको मना करना कठिन हो गया मेरे लिए। तो मुझे फिर जो है उनकी जो पद था उनका, हम हमारे संगठन के सिस्टम में उसको जिम्मेवारी कहते हैं जी, तो उसको ग्रहण किया है और अभी उनके जैसे दिशा निर्देश होंगे उसके अनुरूप हम पंजाब में जो है वो काम करें। जो पंजाब की राजनीति है आपकी, उसके बारे में क्या राय है? देखिए, पंजाब की राजनीति, जितना मेरा सामाजिक कार्य करने का अनुभव है, मैं मानता हूँ कि पंजाब जितना समृद्ध प्रदेश है, पंजाब में जितनी संभावनाएं हैं और आफ्टर इंडिपेंडेंस पंजाब को जितनी ग्रोथ करनी चाहिए थी, उस दृष्टि से पंजाब बहुत पीछे चला। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पंजाब शुरू से ही लीडरशिप क्राइसिस के चक्कर से बाहर नहीं निकला। पंजाब 2-3 परिवारों की, पंजाब की जो राजनीति है 2-3 परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है, और जब तक वो घूमती रहेगी तब तक पंजाब का भला नहीं होगा। पंजाब जो है, पंजाब के लोग, हम मान सकते हैं कि इसी तरह से वो लोग पीड़ित रहेंगे, त्रस्त रहेंगे, तब तक कोई सोल्यूशन उसका होने वाला नहीं है, जब तक ये जो पंजाब की राजनीति है ये 2-3 परिवारों के चक्कर से बाहर नहीं आती। जैसे कि हमें पता है, हम देखते हैं कि समाज में बहुत सी समस्याएं हैं, तो आपके अनुभव से उनका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, मैं मानता हूँ कि जहाँ समस्या है वहीं उसका समाधान है। जहाँ समस्या है समाज के अंदर, जिस क्षेत्र में समस्या है वहीं उसका समाधान है। और मेरा ये मानना है कि सकारात्मक जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। आप पॉजिटिव हैं, आप आपकी फील्ड की प्रॉब्लम्स के लिए, आपकी फील्ड में जितने पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ आपको मिल करके एक अच्छा वातावरण जो बनाना चाहिए, तो नेचुरली वो समस्याएं, देखिए मैं बताऊँ, वो जो समस्या खड़ी करने वाले लोग होते हैं ना, वो कायर लोग होते हैं जी, बहुत कमज़ोर होते हैं। बस जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो थोड़ा दबके रहते हैं, पीछे रहते हैं, यही उन दूसरे लोगों की ताकत है। जिस दिन पॉजिटिव लोग सामने आना शुरू हो जाएंगे ना, आंखों से आंखें मिला के सब बात करेंगे, तो फिर जितने मर्जी हम कह सकते हैं कि नकारात्मक लोग हैं, गलत लोग हैं, समाज के जिस भी क्षेत्र में हैं, उनको बोरी बिस्तर उठा के वहाँ से भागना पड़ेगा।
सर, हमें ये भी पता चला है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ गहरा आध्यात्मिक ज्ञान भी रखते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आप बहुत सर्वे करने के बाद आपने मुझे पकड़ के इस कार्यक्रम में लेकर के आप आए हैं। देखिए, ठीक है, जो बात आपने कही है, अध्यात्म मैं मानता हूँ कि ये बहुत गहरा विषय है। अध्यात्म जहाँ आ गया तो वहाँ भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जी। सीधे तौर पे एक ले मैन यही सोचता है कि जहाँ अध्यात्म है तो भौतिकता वहाँ समाप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ मेरा मानना थोड़ा अलग है। जिस अध्यात्म को मैं सुनता हूँ, मैं समझता हूँ, ये मेरा मौलिक विचार है कि भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। हमें जो है वो व्यवसायिक दृष्टि से चलना है। तो जो लोग व्यवसायिक सिस्टम में चलते हैं तो वो सोचते हैं भाई हम तो गृहस्थ लोग हैं और अध्यात्म हमारे लिए नहीं है। ठीक है, ये दो जो मूल अवधारणाएं जो हैं वो आपस में क्लैश करती हैं और इस विषय पर बहुत सारे चिंतकों ने अभी तक चिंतन नहीं किया। ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। तो निसंदेह मैं मानता हूँ कि अध्यात्म की दृष्टि से मैं मानता हूँ कि अगर ये सामाजिक संगठनों में नहीं होता तो शायद आज मैं किसी सन्यासी परंपरा के अंदर, मैं एक ब्रह्मचारी सन्यासी वहाँ होता। मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ नहीं होकर होता तो मैं वहाँ होता। तो इसलिए ये मेरा मानना है अध्यात्म की दृष्टि से कि भौतिकवाद जो है वो भी अपने आप में एक अध्यात्म है। पारिवारिक व्यक्ति जो अपने कर्तव्य पूरे करता है वो भी एक उससे बड़ा अध्यात्म कोई नहीं है, बस सिर्फ एक समझने और सोचने का विषय है। तो उनको भी जब हम कह सकते हैं कि कर्तव्य निष्ठा के साथ जब हम समाज के अंदर अपना काम करते हैं, घर गृहस्थी का काम करते हैं कर्तव्य निष्ठा के अनुरूप, तो वो सबसे बड़ा अध्यात्म मैं मानता हूँ। और मुझे लगता है कि मतलब इन विषयों पर भी जो है अध्यात्म जगत के लोगों को विचार करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि भाई भगवा धारण करिए तो समाज के लिए नहीं है आप, और अगर आप गृहस्थ हैं तो फिर आप अध्यात्म के लिए नहीं है। तो दोनों के रास्ते दरवाजे खुलने चाहिए। तो दरवाजे खुलने में अगर दिक्कत तो कम से कम खिड़कियां तो उनको खोल लेनी चाहिए। जी सर, सामाजिक जीवन के इतने सारे अनुभव रखने के बाद भी आप सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं आए, कारण जान सकते हैं? जी, सक्रिय राजनीति मैं इस विषय पर थोड़ा सा मैं मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा। जी। हमारे देश की जो सक्रिय राजनीति है ना जी, आप मानिए कि उसका जो ढांचा, मैं मानता कि जो सरकार जब आई इनको सबसे पहले जो है जो चुनावों के अंदर जो बदलाव होने चाहिए वो लाने चाहिए। ठीक है जी। एक सामान्य व्यक्ति राजनीति के विषय पे नहीं सोच सकता। निसंदेह मेरे पास अनुभव है, लेकिन कभी मन में इच्छा नहीं हुई कि मेरे को ये बनना है, यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, ऐसा नहीं है। अपने जीवन के जो लक्ष्य थे जो सामान्य, वो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह। आपके चैनल में खास लोग आते हैं, पहली बार आपने आम व्यक्ति तक अप्रोच की है। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति में अच्छे लोगों को होना चाहिए। अब ये नहीं कि जो वहाँ के लोग हैं वो सब बुरे हैं, अच्छे भी लोग हैं वहाँ पर और सभी अच्छे हैं, मैं बुरे क्यों किसी को कहूँ। लेकिन वो अच्छा और बुरा तय कब होगा, जब उसके पास जो दायित्व आया, उस दायित्व को देने के बाद उसकी जो अकाउंटेबिलिटी तय हुई है और जो जनता प्रजा जब उसके संतुष्ट है, तो वो तय करने वाली बात है कि वो अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है। उसका काम अच्छा या बुरा है वो उसके लिए तय किया गया है, तो यहाँ से तय होना चाहिए। और जहाँ तक रही बात हमारी, तो देखिए हम सामान्य परिवार से संबंधित हैं। राजनीति के लिए बहुत सारे बाहुबल की आवश्यकताएँ हैं, राजनीति में जाने के लिए धनबल की आवश्यकताएँ हैं। हमारे देश का जो हम कह सकते हैं कि राजनीति का जो ढांचा है वो इन दो बैसाखियों पर खड़ा है जी। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप राजनीति में निसंदेह बहुत सारे लोग वैसे राजनीति में होते हैं। आप देखते हैं समाज के अंदर बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, वाइट कॉलर, बड़ा कुर्ता वुर्ता डाला होगा, जैकेट डाली होगी, और वो युवा नेता हैं हमारे जी। ठीक है जी। और आप लोकसभा विधानसभा की 4 चीज़ें पूछेंगे तो उनके ध्यान में नहीं होगा। तो वो लोग समाज में नेतृत्व क्यों दे रहे हैं, उनको अधिकार है, देना चाहिए उनको। तो मेरा उनके लिए भी ये कहना है कि आप भी सर, अगर आप आए हैं तो पूरी तैयारी के साथ आइए, आप प्रोफेशनली उसको पकड़िए और आप कर सकते हैं जी। तो ये मेरा मानना है। तो मैंने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि ये जो दो बहुत बड़ी एलिजिबिलिटीज़ होती है ना कि धनबल चाहिए आपको और बाहुबल चाहिए, तो हमारे पास धनबल नहीं है और बाहुबल भी नहीं है, और हमारी उसको इस तरह बटोरने की कोई योजना भी हमने नहीं कर रखी है।
और उसके अलावा कभी अवसर मिलेगा इन चीज़ों के रिक्त हमें कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल आना चाहेंगे। और हमें जो समझ है, अनुभव जो है, हम समाज के अंदर अपनी उस कौशल का जो है समाज को लाभ देना चाहेंगे, खुद भी सीखना चाहेंगे। सर, बात करते हैं आप ही के शहर की, पठानकोट की, तो हमें पता है कि आपको भी पता है कि पठानकोट की राजनीति कैसी है, हालात कैसे हैं यहाँ पे, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, पठानकोट की जो राजनीति है ना, मैंने बहुत सारा अनुभव मुझे मिला पंजाब में रहने का, घूमने का, देश में घूमने का, रहने का, और राजनीति की दृष्टि से सब चीज़ों को देखने का। जी। तो मैं मानता हूँ कि पठानकोट की जनता, पठानकोट के लोग इतने मधुर हैं कि वो लोग राजनीतिक किसी विवाद से व्यक्तिगत संबंधों के ऊपर वहाँ असर नहीं पड़ता। ये मैंने पठानकोट के जो आम लोगों में देखा है, आम लोगों के अंदर वो लोग राजनीतिक अलग विचारधाराएं रखने के बाद आपस में क्लैश नहीं करते। वो व्यक्तिगत संबंधों को जो है वो महत्वपूर्ण रखते हैं, और उसके बाद राजनीतिक विचार जो जहाँ अच्छा कोई करेगा उसको तो वो प्रोत्साहित करेंगे। तो ये पठानकोट के लोगों के अंदर मैं मानता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव एक मतलब चीज़ें जो हैं भरपूर मात्रा में यहाँ देखने को मिलती हैं। लोग संबंध खराब नहीं करते अपने। दूसरी दृष्टि से देखें कि पठानकोट के अंदर हम मानते हैं कि दो राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ से जीतते आए हैं, और लंबे समय से यहाँ इस क्षेत्र ने पंजाब को नेतृत्व करने वाले लोगों को भी दिया, खड़ा किया। वो दोनों पार्टियों के अंदर मान सकते हैं हम। अभी यहाँ उनके नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, पता नहीं आपके चैनल का क्या प्रोटोकॉल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति जो है ये सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है, और पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना चाहिए कि वो जनप्रतिनिधि के लिए जिनका चयन करते हैं, जिनको तय करते हैं, उनकी मानसिकता को पहले देखें। उन्हीं के भलाई की बात कर रहा हूँ। उनकी भलाई में जनता की भी भलाई हो जाएगी। वो कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो मुझे लगता है कि कुछ बिजनेस माइंडेड या कॉर्पोरेट के लोगों को राजनीति में जब लोग वो आएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि राजनीतिक जो सिस्टम होता है ना, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बिजनेस के दृष्टि से लोग उसको देखना शुरू करते हैं जी। तो इसलिए मतलब हम पठानकोट की राजनीति को अगर देखते हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी समझते हैं, तो ये एक हम कह सकते हैं कि पिछले समय से जो है बहुत बड़ा एक मतलब क्राइसिस जो है वो खड़ा हुआ है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने जनप्रतिनिधि जो है उनको पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से तय करना चाहिए, क्षमता के अनुसार तय करना चाहिए। इस व्यक्ति का क्या समाज में योगदान उसके हिसाब से तय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की प्रजा वैसी है जी। वो जो है वो जातियों में, धर्मों पर बंटती नहीं है, वो स्वयं विवेक से काम करती है। वो उनके साथ अन्याय तब होता है जब ये जो दल होते हैं ना, ये बैठ करके तय करके वहाँ ऐसे रख देते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे जो लोग हैं उनको यहाँ इस प्रजा को मौका मिलना चाहिए। यहाँ का आप कभी ये भी सर्वे करिए, जो पठानकोट के मूल जो लोग हैं, गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, वो लोग कभी भी हम कह सकते हैं कि संतुष्ट नहीं हुए जी। पिछले 10 सालों से तो संतुष्ट नहीं है, उससे पहले का हमें पता नहीं है, तो वो संतुष्ट नहीं हुए हैं। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में ये देखता हूँ कि पठानकोट जो शहर है, ये जो क्षेत्र है, ये जो ज़िला है, जो हिमाचल से जुड़ा हुआ है, ये 3 राज्यों की त्रिवेणी है। कहीं बहुत ज़्यादा जनसंख्या और बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से हम उसको उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। तो ये 3 राज्यों की त्रिवेणी है, एक महत्वपूर्ण शहर है जी। और यहाँ मैं मानता हूँ कि बहुत सारी संभावनाएं हैं युवाओं के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी संभावनाएं यहाँ उपलब्ध हैं। तो मैं मानता हूँ दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग पिछले 10 सालों से चयनित हो रहे हैं ना, उनके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है इस क्षेत्र के। ये दुर्भाग्य की बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि विजन वाले लोगों को जो है वो लेकर के पार्टी को आगे आना चाहिए, ताकि क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए।